भूमि एवं मृदा प्रदूषण, लैंड एंड सॉइल्स पॉल्यूशन। भूमि एवं मृदा प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या है? पृथ्वी के 1/4 भाग पर भूमि है, अर्थात 29.13% भाग पर भूमि है, जिसका 50% भाग पर्वतों, पठारों, ध्रुवीय क्षेत्रों, मरुस्थलों आदि के रूप में होने के कारण मानवीय आवास के योग्य नहीं है। यद्यपि मानव ने इसमें पिछली 3 शताब्दियों से काफी परिवर्तन किए हैं, फिर भी इसमें लघु पैमाने पर ही परिवर्तन संभव हो सका है। भूमि वास्तविक रूप में भौतिक परिस्थितियों, प्राकृतिक प्रक्रमों तथा मानव के सामाजिक आर्थिक स्तर पर उसके प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। भूमि शब्द के अंतर्गत मृदा तथा स्थलाकृति का सम्मिलित समावेश होता है। भूमि का ऊपरी भाग मृदा एक जटिल भौतिक जैविक संहति है, जिसमें जल, पोषक तत्व तथा अन्य आवश्यक अवयव उपस्थित रहते हैं। कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपयोग में लिया गया, वहीं इस प्रक्रिया के दौरान निःसृत पदार्थों का अधिकांश निस्तारण भी भूमि के अंदर ही किया गया, जिससे भूमि प्रदूषण को गति मिली एवं धीरे धीरे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक प्रकोपों के परिणाम स्वरूप, यानी कि भूमि प्रदूषण की यदि परिभाषा लें, परिभाषित करें भूमि प्रदूषण क्या है, तो इसकी परिभाषा को इस प्रकार से समझा जा सकता है। भूमि प्रदूषण को परिभाषित इस प्रकार से किया जा सकता है कि मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक प्रकोपों के परिणाम स्वरूप भूमि में बाहरी तंत्रों का समावेश हो जाने से भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं, लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। भूमि प्रदूषण भू सतह पर होने वाला भूमि अवनयन यानी डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस अवनयन है, जबकि मृदा प्रदूषण मृदा के प्राकृतिक संगठन में होने वाला संदूषण है। यानी बारीकी से समझा जाए तो भूमि एवं मृदा प्रदूषण में थोड़ा सा अंतर है। भूमि एवं मृदा प्रदूषण में अंतर है, एक मृदा प्रदूषण अलग है, भूमि प्रदूषण अलग है डेफिनेशन के हिसाब से। इन दोनों में यदि अंतर समझा जाए तो सामान्यतः
भूमि एवं मृदा प्रदूषण को एक समान मान लिया जाता है, लेकिन प्रथम तथ्य तो यह है कि वास्तव में मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक कारण है। इसलिए कभी कभी इन दोनों को अंतर परिवर्तित मान लिया जाता है। इस तरह मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक उपभाग की तरह है, यानी सबसेट के रूप में है ये। लेकिन ये दोनों परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि भूमि प्रदूषण में मृदा प्रदूषण के अतिरिक्त भी अनेक चीजें होती हैं, जिनमें प्राणियों के आवासों का विनाश, भूमि पर अपशिष्टों का निस्तारण आदि और भी प्रदूषक हैं। भूमि प्रदूषण में पृथ्वी की सतह पर भू अवनयन पर प्रभाव डाला जाता है, जबकि मृदा प्रदूषण में मृदा की गुणवत्ता ह्रास को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन इनके कारण एवं प्रभाव लगभग समान हैं। दोनों के कारण एवं प्रभाव दोनों के समान हैं। भूमि स्थलमंडल का भूपृष्ठीय भाग होती है, लेकिन मृदा स्थलीय सतह की एक महत्वपूर्ण संगठक होती है। मिट्टियों का जैवीय समुदाय के लिए अत्यधिक महत्व होने के कारण मिट्टियों को जैविक कारखाना भी कहा जाता है। यहां भूमि प्रदूषण का अर्थ भूमि अवनयन से लिया जाता है, जिसका अर्थ प्राणियों एवं पादपों के लिए भूमि की उपयोगिता में कमी आना। इस प्रकार स्पष्ट है कि खनन कार्य, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, तीव्र भूमि उपयोग में बदलाव, निर्माण कार्य, प्रदूषित जल के साथ मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक कारणीय भाग है, जबकि दोनों एक समान लगने पर भी भिन्न हैं। यद्यपि इनके कारण एवं प्रभाव लगभग समान हैं। भूमि प्रदूषण के स्रोत, किन किन स्रोतों से भूमि प्रदूषण होता है? प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के अति दोहन से। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के अति दोहन से भूमि की गुणवत्ता में निरंतर कमी परिलक्षित हो रही है, जिससे उत्पादन क्षमता का ह्रास हो रहा है, जिससे भू प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। भूमि प्रदूषण की समस्या वास्तविक रूप में ठोस अपशिष्ट निक्षेपण की समस्या के रूप में विकसित हुई है। इसके अंतर्गत मिट्टियों के तीव्र गति से अपरदन, रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम रसायनों, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्टों तथा ज्वालामुखी उद्गार, समस्त मानव जनित एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भूमि के वास्तविक प्राकृतिक गुणों में होने वाले परिवर्तनों का समावेश किया जाता है। भूमि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों के निक्षेपित होने का परिणाम है। यानी कि भूमि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों के निक्षेपित होने का परिणाम है। ये अपशिष्ट विभिन्न स्रोतों से जमा होते हैं, विभिन्न सोर्स से जमा होते हैं, जिनके आधार पर भूमि प्रदूषण के विभिन्न स्रोत निक्षेपित होने के कारण मृदा को या भूमि को प्रदूषित करते रहते हैं। अब ये स्रोत कौन कौन से हैं?
ये स्रोत किन किन रूपों में मिलते हैं? भूमि प्रदूषण के सोर्स जो हैं, जो सोर्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन के, वो किन किन रूपों में मिलते हैं? नंबर 1, पहला है घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक, जिसको वेस्टेज बोलते हैं, घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्टेज बोलते हैं अपने। भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देने में घरेलू अपशिष्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें सूखा कचरा, प्रतिदिन घरेलू सफाई के दौरान निकलने वाली गंदगी, रसोई का गीला जूठा आदि प्रमुख है। सूखे कचरे से झाड़ू द्वारा एकत्रित धूल, खराब कागज गत्ते, लकड़ी पत्तियां, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए अंश, शीशियां, टीन के डिब्बे, चूल्हे की राख या बुझे अंगारे, कपड़ों के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े आदि होते हैं। बड़ी वस्तुओं में टूटे फर्नीचर, बिगड़े हुए उपकरण, मोटर गाड़ियों के खराब उपकरण तथा निरर्थक अवनयन ढांचे जैसे टायर इत्यादि, रसोई घर में सब्जियां, दालों व फलों के छिलके, बीज, सड़े गले फल एवं सब्जियां तथा डंठल, चाय की पत्तियां, अंडों के छिलके, भोजन के उपरांत शेष बची जूठन आदि सम्मिलित की जाती है। इन अपशिष्टों की मात्रा शादी, पार्टियों, समारोह तथा त्योहारों के अवसर पर बढ़ जाती है। सामान्यतः घरेलू अपशिष्ट की मात्रा किसी परिवार विशेष की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। घरेलू अपशिष्टों की मात्रा विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। घरेलू अपशिष्ट के रूप में ये सब पदार्थ वातावरण में निस्तारित कर दिए जाते हैं। भारत जैसे देश में घरेलू अपशिष्टों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कचरे के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था एवं स्थान का अभाव रहता है। यह था घरेलू अपशिष्ट के रूप में भूमि प्रदूषण का पहला स्रोत। दूसरा, नगरपालिका अपशिष्ट। इसी क्रम में शहरों, नगरों, महानगरों में नगरपालिका अपशिष्ट, म्युनिसिपल वेस्टेज बोलते हैं इसको, नगरपालिका अपशिष्ट दूसरा स्रोत। महानगरीय एवं छोटे बड़े नगरों के नगरीय के क्षेत्रों के अंदर घरों से निकाला जाने वाला कूड़ा करकट तथा मानव मल, बाजार आदि का कचरा, अखबार, कागज, प्लास्टिक के सामान, डिब्बों एवं कांच की बोतलों, शीशियों, एल्यूमिनियम की पट्टियों एवं चादरों, विभिन्न प्रकार के कबाड़ों, सब्जियों के कचरे, आवासीय क्षेत्रों से निस्तारित कूड़ा करकट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है नगरपालिका अपशिष्ट में। विकासशील देशों में यह समस्या अधिक बढ़ रही है, क्योंकि इसके निस्तारण की उचित व्यवस्था विकसित नहीं है। विकसित देशों में नगरीय अपशिष्टों की मात्रा कम होती है। नगरों के अंतर्गत ही पैकिंग के अपशिष्टों के अंतर्गत पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज, अखबार, पटसन एवं आदि ये सब सम्मिलित हैं। इनसे भी निस्तारण समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट, खनन अपशिष्ट। खनन, खान खोदते हैं
औद्योगिक कच्चे माल एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकृति से अनेक खनिजों का खनन किया जा रहा है। खनन के उपरांत भूमि को खुला ही छोड़ दिया जाता है, जिससे काफी मात्रा में उपजाऊ भूमि बीहड़ों में बदल जाती है। खनिज खनन अन्य प्रकार के प्रदूषण भी उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दून घाटी में स्थित देहरादून क्षेत्र में चूना पत्थर के खनन द्वारा प्रतिवर्ष 3,90,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। इस घाटी में 175 से अधिक चूना पत्थर की खानें चल रही हैं, जिससे यहां की प्राकृतिक वनस्पति पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और भूमि क्षरण की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। चौथा, भूमि प्रदूषण का स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से अपशिष्ट। औद्योगिक संयंत्रों से भारी मात्रा में परित्यक्त सामग्री निस्तारित की जाती है, जिनमें चीनी उत्पादन के समय चीनी कारखाने से भारी मात्रा में खोई जो एक अपशिष्ट होती है, खोई का उत्पादन होता है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित राख, तांबा एवं एल्यूमीनियम गलाने के कारखानों से परित्यक्त हानिकारक अपशिष्ट भी समस्या मूलक पदार्थ हैं। कुछ उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्टों के प्रकारों तथा उनके लक्षणों का जो धीरे धीरे भूमि को ये कैंसर बना देता है और इनसे भूमि क्षरण की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। अगला, कृषि अपशिष्ट। कृषि एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है। कृषि कार्य के दौरान फसलों की कटाई के समय झड़ने वाले फूस, शेष बचे पत्ते, डंठल, घास फूस, बीज इत्यादि कृषि अपशिष्टों में सम्मिलित किए जाते हैं। खेतों में पड़ा रहने वाला ये अपशिष्ट पदार्थ वर्षा जल से मिलकर के सड़ जाता है तथा समस्या उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ खेतों में प्रयोग में लिए जाने वाले रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी तथा पीड़नाशी है, जो अत्यधिक भूमि प्रदूषण करती है। यद्यपि रासायनिक उर्वरक फसलों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, परंतु इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाए तो इसके कारण मृदा की मौलिक, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भारी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार जैवनाशी होते हैं, जैसे कीटनाशी, रोगनाशी के सर्वाधिक प्रयोग के कारण जीवाणु सहित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। अन्य स्रोतों में यदि देखा जाए, भूमि प्रदूषण के स्रोतों में प्राकृतिक रूप से हो रहे मृदा अपरदन, सूक्ष्म जीवों तथा अवांछित पौधों द्वारा भूमि में उर्वरता ह्रास, मानव ज्वालामुखियों, जिसमें कारखानों की चिमनियां कहा है, मानव ज्वालामुखियों को कारखानों की चिमनियां द्वारा उत्पन्न अम्ल वर्षा आदि सम्मिलित करते हैं। औद्योगिक संस्थानों से विभिन्न प्रकार के व्यर्थ पदार्थ तथा रासायनिक मृदा में मिलकर भूमि को प्रदूषित करते हैं। कृषि के नवीन रूपों में बागवानी, फलों की कृषि, वन वर्धन, रेशम की कीट पालन इत्यादि में बदलती वातावरण की दशाओं के कारण सामान्य से अधिक रोग लगते हैं, जिनके निवारण हेतु विभिन्न हानिकारक जो कीटनाशक दवाइयां हैं, कीटनाशी हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जिनके
परिणाम स्वरूप भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब इनके दुष्प्रभाव, भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या दुष्प्रभाव हैं? भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभाव जिनमें पहला है कूड़े करकट से स्वच्छ भूमि गंदगी के ढेरों में ढक जाती है तथा सर्वत्र इन ढेरों के सड़ने से दुर्गंध फैलती है। विभिन्न प्रकार के मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि पनप जाते हैं जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की गंदगी तथा बीमारियों का कारण बनते हैं। इनसे होने वाली बीमारियों में पेचिस है, परवाहिका है, हैजा है, अंत्रशोध है, आंखों के रोग है, ये सब प्रमुख इसके होने वाले रोग हैं। दूसरा दुष्प्रभाव, भूमि प्रदूषण अन्य पर्यावरणीय प्रदूषकों को जन्म देता है। तीसरा दुष्प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्ट विभिन्न जल स्रोतों में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर मानव एवं अन्य जीव जंतुओं के उपयोग के अयोग्य बना देता है। चौथा दुष्प्रभाव, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को सर्वप्रथम समुद्रों में डालना उपयुक्त मानते हैं, जिससे सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है, जिसे पुनः पूर्व की संतुलित अवस्था में लाना न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी होता है। पांचवा दुष्प्रभाव, कृषि में प्रयोग में लाए जाने वाले जो जैवनाशी रसायन होते हैं तथा उद्योगों के निस्तारित हानिकारक अपशिष्टों के कारण उत्पन्न भूमि प्रदूषण से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। छठा दुष्प्रभाव, घरों से निकलने वाले व्यर्थ जल की समुचित व्यवस्था न होने पर यह जल घरों के बाहर सड़कों तथा अन्य क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण कीचड़ तथा दलदल बन जाते हैं जिनमें मक्खी है, मच्छर है तथा अन्य कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। सातवां दुष्प्रभाव, औद्योगिक प्रदेशों एवं नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में मल जल व अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रदूषित जल से सिंचाई करते हैं, जिसका उपयोग लगातार करने पर मृदा के जो रंध्र हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मृदा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। आठवां दुष्प्रभाव, मानव मलमूत्र का निष्कासन तथा विनिक्षेपण समुचित ढंग से नहीं करने पर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे पर्यावरणीय दूषित होने के साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां जिनमें टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, अंत्रशोध है, पेचिस है, हैजा है, पोलियो है आदि हो जाती हैं। नौवां दुष्प्रभाव, नेक्स्ट, भूमि प्रदूषण के प्रदूषक तत्वों द्वारा प्रकृति के कई पारिस्थितिक तंत्र अपना संतुलन खो देते हैं। औद्योगिक तथा नगरीय अपशिष्टों के विभिन्न शुद्ध क्षेत्रों जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र है को साफ क्षेत्रों आदि में पहुंचाने पर ये अनेक विकृति उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल अंतःस्रावित होकर के जो भूमिगत होता है, भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देता है। 10वां दुष्प्रभाव, नंबर 10, संपूर्ण देश में एक अध्ययन किया गया जिसमें बताया गया कि 3.62 यानी 62 मिलियन हेक्टेयर कृषि प्रदूषित पानी व सीवरेज से की जाती है। अब भूमि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाए? भूमि प्रदूषण हो रहा है, इसके दुष्प्रभाव भी अपन ने देख लिए, अब इसका नियंत्रण कैसे हो? तो भूमि प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए भूमि प्रदूषण की प्रक्रिया में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अपशिष्टों से भूमि अपनी प्राकृतिक संरचना खोती जा रही है तथा विभिन्न दुष्परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। भूमि विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का आधार है जो इन्हें पोषण प्रदान करती है। अतः भूमि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है। भूमि प्रदूषण का प्रमुख तत्व ठोस अपशिष्ट है। इसको व्यवस्थित स्थान पर निस्तारित किया जाए
तथा जहां तक संभव हो सके इसका चक्रीकरण करके पुनः उपयोगी पदार्थों में बदला जाए। अपशिष्ट निक्षेपण की कुछ प्रभावी विधियां अपना करके, जैसे भूमि निस्तारण। अब लैंड डिस्पोजल क्या होता है? भूमि निस्तारण विभिन्न अपशिष्टों को सर्वप्रथम इकट्ठा करना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों के निकासी, जो नगरीय क्षेत्रों के जो निवासी हैं, नगरीय क्षेत्रों के निवासी अपने घरों से निकलने वाले कचरे को सड़कों पर या जो सड़कों के किनारों पर या नगर पालिकाओं द्वारा रखे कूड़ेदानों में सीधे सड़क पर या भवनों के कोने में फेंकते हैं। इतना ही नहीं, बहुमंजिली इमारतों के ऊपरी भाग में रहने वाले लोग अपने घरों के कचरे को सीधा फेंकते हैं। इस प्रकार ऊपर से फेंके गए अपशिष्ट को अपशिष्ट मिसाइल के रूप में नीचे गिराते हैं, जिससे धूल, राख तथा अन्य महीन तत्व हवा में उड़ जाते हैं। इस प्रकार नगरीय, घरेलू तथा अन्य अपशिष्टों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर लेना चाहिए। इसके उपरांत उनकी छंटाई करके पुनः चक्रीकरण वाले खाद बनाने के योग्य तत्व तथा अन्य उपयोगी तत्वों को छांटकर अनुपयोगी पदार्थों का निस्तारण कर देना चाहिए। इससे होने वाला कार्बनिक अपघटन, दहन तथा मुक्तिकरण बहुत कुछ पुनः चक्रीकरण प्रक्रमों का ही भाग है। इस तरह से निस्तारण में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा ये पुनः वर्षा के जल के साथ मिलकर के जल स्रोतों में मिल सकता है। इसके अंतर्गत कूड़े करकट की परतें सावधानी पूर्वक जमाई जाएं तथा प्रत्येक बार जब भी खुली भूमि में कचरा डालें तो उस पर मिट्टी डालकर ढक देना चाहिए। इस प्रकार स्वच्छता भूमि क्षरण की व्यवस्था प्रभावकारी है। इसमें अपशिष्ट विवर्त जो अवस्था में रहने के कारण वायु, कीटों तथा चूहों के प्रभाव से मुक्त रहता है। नवीन शोधों के अनुसार यह विधि अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में खुली भूमि की मात्रा तीव्रता से घटती जा रही है। दूसरा नियंत्रण, भस्मीकरण कर देना चाहिए। भस्मीकरण विधि क्या होती है? इस विधि में विभिन्न प्रकार के कूड़े करकट को एकत्रित करके दहन द्वारा समाप्त किया जाता है, जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। दहन विभिन्न प्रकार के दहन संयंत्रों द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें छोटी घरेलू भट्टी से लेकर के महानगरों में काम में ली जाने वाली वृहत भट्टियां सम्मिलित हैं। फिर कंपोस्ट बनाना। अगला भूमि प्रदूषण का नियंत्रण का उपाय कंपोस्ट बनाना। ठोस कूड़े करकट के निस्तारण का महत्वपूर्ण विकल्प कंपोस्ट बनाना है। शहरी कूड़े करकट के 20 से 25% जो कार्बनिक भाग होते हैं उसको इस प्रकार से निस्तारित किया जा सकता है कि कंपोस्ट गिल्ले कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण व तीव्र जैविक अपशिष्ट द्वारा जीवांश के समान पदार्थ निर्माण करने की विधि है। इस उत्पादों का उपयोग खाद तथा मृदा अनुकूलन के रूप में किया जाता है। रीडायरिंग जिसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया में वसा, पंख, हड्डियां तथा रक्त इत्यादि पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी प्राप्त की जाती है। इस चर्बी का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अतिरिक्त अंश के रूप में प्राप्त प्रोटीन पदार्थों का प्रयोग पशु चारे में भी किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा कूड़ा करकट निस्तारण करते समय कुछ लाभकारी पदार्थ हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त की जाती है। ऊर्जा उत्पादन करके, जैव कृषि अपना करके, जैव कृषि भी मृदा या भूमि प्रदूषण को नियंत्रित, जैव कृषि के द्वारा भी भूमि प्रदूषित जो भूमि प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सकता है।
यह कृषि की वह पद्धति है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ तथा उसमें संतुलन बनाए रखकर मिट्टी, जल और वायु को बिना प्रदूषित किए जमीन को स्वस्थ एवं सक्रिय रख करके दीर्घकालीन जो स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से भूमि प्रदूषण को विभिन्न प्रभावी विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिनमें भूमि निस्तारण करके, भस्मीकरण करके, कंपोस्ट बना करके, धारण क्रिया जिसको बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन करके तथा जैव कृषि अपना करके भूमि प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।